हेलो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी। जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर द्वारा दी गई थी। जब वो ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज है उनकी प्रॉब्लम्स पे वर्क कर रहे थे, तो उनको सेट्स थ्योरी के बारे में आइडिया आया। ठीक है, क्योंकि जर्नली हम भी डे टू डे लाइफ में जब भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम भी ग्रुप से, ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप से हम क्या है, हमें भी यूज थ्रू होना होता है, या हमें भी उसका इंट्रोडक्शन मिलता है कि जैसे टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर। अब इसमें भी क्या है, ये भी एक टाइप का ग्रुप है। एंड ग्रुप ऑफ टॉल बॉय का ग्रुप हमने एक जनरेट कर दिया। इट मीन्स हमें कलेक्शन मिलता है ऑब्जेक्ट्स का। जैसे हमें पैक ऑफ कार्ड्स की बात करें, तो अगर हम कार्ड्स खेल रहे हैं तो उसमें भी पूरा बंडल होता है, ग्रुप होता है कार्ड्स का। तो इस प्रकार जब हम सेट्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा कि सेट्स है क्या। तो सेट्स क्या है, कलेक्शन। अगर हमारा वेल डिफाइंड हो जाए ऑब्जेक्ट्स का, तो वही हमारा क्या होता है बेटा, सेट्स होता है। तो सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए, हम स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स, उनकी चेकलिस्ट को एक बार आपके सामने रख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशंस एंड टाइप्स ऑफ सेट। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसेट एंड यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। देन वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑफ सेट क्या होता है, ये सब हमको समझना है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ये जो हमने सेट थ्योरी पढ़ी है, इसका एप्लीकेशन क्या है और किस चीज में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं द रिवर्स ऑफ इंडिया, ये क्या है कि वेल डिफाइंड है। मीन्स इंडिया में कितनी रिवर्स हैं, ये कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार अगर आप चाहें तो रिवर नील डज नॉट बिलोंग टू दिस कलेक्शन। अब रिवर नील जो है वो इस कलेक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, वो हमारे देश की नदी नहीं है। तो इस प्रकार वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हो गया। अब आपको मैं कुछ डेफिनेशन बताता हूँ जिसमें आपको पहचानना है और प्रैक्टिस करना है कि वो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है और नॉन वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कह दूं एक ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब आपकी क्लास के स्टूडेंट है ये, या ओवरऑल कंट्री के स्टूडेंट है, या डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट है, ये कुछ भी डिफाइंड नहीं है। तो किस प्रकार आप डिफाइन करेंगे कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास में भी दे दिया जाए तो उसका आप एक सर्टेन कुछ हाइपोथेसिस की हेल्प से, कुछ टेस्ट की हेल्प से, कुछ ऑब्जर्वेशन की हेल्प से आप ये चीजें डिसाइड कर सकते हो। बट ये कोई सर्टेन क्राइटेरिया नहीं बन सकता फिर भी। ठीक है बेटा, तो वेल ये हमारा जो ग्रुप है ये नॉट वेल डिफाइंड है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कहता हूँ ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इज इन इंडिया। अब जो राइटर है भाई वो तो टैलेंटेड होता ही है ना। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया कैसे डिफाइंड होगा। तो इसका भी कोई प्रॉपर क्या है आंसर नहीं हो सकता। सबके लिए कोई किसी को टैलेंटेड मानेगा, कोई किसी को। तो अगर अलग अलग बच्चों को यही पेपर दिया जाए कि चलिए आप एक मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया की लिस्ट बना के लाइए, तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट नाम लिख के लाएंगे। तो इसको भी हम बोलेंगे कि नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रीटी गर्ल्स। अब प्रीटी गर्ल्स कौन हो सकते हैं, ये कैसे डिफाइंड होगा। तो इसका भी कोई बेटा फाइनल आंसर नहीं हो सकता। सबके अकॉर्डिंग, अपने अपने अकॉर्डिंग इसकी लिस्ट बनेगी। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इनसे प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है, तो ये सब नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन में क्या होता है कि अगर यही क्वेश्चन सबको दिया जाए तो उनके द्वारा जो कलेक्शन डाटा कलेक्शन किया जाए वो प्रॉपर सेम लिस्ट हो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 95 मार्क्स इन योर क्लास। तो देखिए ये क्या होगा कि अगर आप अपनी क्लास में एक ऑब्जर्वेशन करने को, आपको एक्सपेरिमेंट करने को दे दिया जाए कि आप एक लिस्ट बनाइए कि जिन बच्चों के 95 मार्क्स से ज़्यादा आए हैं उन सब की आप एक लिस्ट बनाइए। तो आप क्या करेंगे, सभी बच्चे सेम लिस्ट बनाएंगे। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है ये कैसा होगा बेटा, वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 25। अब 25 से ऑड नेचुरल नंबर्स का अगर आप ग्रुप फाइंड करते हैं तो सभी लोग सेम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स में आपका क्या आ जाएगा बेटा, 1, 3, 5, ठीक है, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। तो लेस देन 25 सभी यही सब लिस्ट बनाएंगे कहाँ तक बेटा, 23 तक। क्लियर है। तो क्योंकि ये सभी की लिस्ट सेम आएगी तो इसका मतलब ये जो हमने स्टेटमेंट बोला है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, सेट।
और इसको करली ब्रैकेट में हम पुट करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको बोला जाए ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल। अब आपके स्कूल में 11th क्लास में कितनी गर्ल्स हैं ये आपको डिफाइंड करना है, तो आपके लिए बहुत ईजी है कि आप अपनी क्लास 11th में जाएंगे अपने स्कूल की, और वहाँ पर जो जो अवेलेबल्स हैं गर्ल्स जिनका एडमिशन हुआ है उनका आप एक लिस्ट बना देंगे। तो ये वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होते हैं इसके बारे में हमने कुछ एग्जाम्पल से समझा। और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है बेटा वही हमारा क्या होता है, ग्रुप सेट होता है, ठीक है। तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो सबसे पहले डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं हम किससे, किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको, कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो हम कैपिटल लेटर से यूज करते हैं, एबीसीडी के जो कैपिटल लेटर्स होता है उससे। और इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से जर्नली यूज करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल लेटर्स रहेंगे हमारे किसके अंदर, सेट के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे उनको हम स्मॉल लेटर से यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। और जो हमारा सेट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश, जो हमारा लिटरेचर है, ठीक है, उसके इंग्लिश के। अब आप देखिए, अगर हमारा इफ है ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यदि ए हमारा इस सेट का एलिमेंट है, मीन्स देखिए अभी आपने कोई कलेक्शन किया है, ठीक है। तो कलेक्शन किया है तो उसकी एक लिस्ट बनी होगी, तो लिस्ट जो बनी है वो आप करली ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखेंगे, ये सब कहलाते हैं आपके एलिमेंट, ठीक है। और ये एलिमेंट हो गए, और ये एलिमेंट होंगे तो कोई एक सेट भी होगा ना, इनका एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेट बोलते हैं, यदि वो वेल डिफाइंड है। तो ये इसके कहलाते हैं एलिमेंट, और ये हमारा कहलाएगा सेट, और इसको लिखने का ये पैटर्न है, ठीक है। तो अगर कोई ए एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है तो आपको उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि ग्रीक सिंबल होता है एप्सिलॉन, उससे बिलोंग करना हम लिखते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए। तो ए क्या है, हमारा एलिमेंट है, और ए ये कैपिटल ए क्या है हमारा बेटा, सेट है, ठीक है। और अगर कोई सेट में, जैसे इसमें सी नहीं है, तो अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे, सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अगर कोई एलिमेंट उस सेट का पार्ट नहीं है तो आप कैसे बताएंगे कि वो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि इफ बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए देन वी रिटन एज बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है बेटा। राइट, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट है इस सेट ए के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 3 इसका पार्ट है तो लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए, एंड 6 इसका एलिमेंट नहीं है तो हम लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है सेट की, यहाँ तक ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट अब इसमें क्या कंटेंट पढ़ेंगे, देखिए। अब यहाँ पर आपको ये पॉइंट नोट करके रखना है, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स एंड मेंबर ऑफ सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स। तो ये सभी क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स बोले, एलिमेंट्स बोले एंड मेंबर ऑफ सेट बोले तो ये सभी सिनोनिम्स टर्म्स कहलाती है सेट थ्योरी में, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ना है हमें, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम मैथमेटिकली इसको सिंबल से डिफाइन करते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम क्या करते हैं बेटा, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे उसमें रेशनल या इरेशनल नंबर दोनों कंबाइंडली यूज करे जा रहे हो, ठीक है। रियल नंबर्स को यूज करेंगे, डिनोट करेंगे आर से, और पॉजिटिव इंटीजर्स को जेड प्लस से, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को बेटा क्यू प्लस से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद किससे बेटा, आर प्लस, ठीक है, सिंबल से। तो अब आपको इन सिंबल्स के बारे में थोड़ा सा माइंड में रखनी है चीज़ें, जिससे आपको फ्यूचर में चीज़ें जब आपको डिनोट करनी पड़े तो आपको ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं पहले करा देता हूँ, जिससे हम नेक्स्ट टॉपिक पे रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे, कि आपको डिफाइंड करना है कि ये सेट है या नहीं है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या है कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो जे से स्टार्ट होने वाले सभी मंथ का आपको क्या करना है बेटा, कलेक्शन करना है। तो जे से कौन कौन स्टार्ट होता है, तो आपको जनवरी जून और जुलाई के अलावा कोई मंथ नहीं मिलेगा, इट मीन्स इसका आंसर फिक्स है। तो ये हमारा क्या है बेटा, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सो इट इज ए सेट। तो कैसे आंसर लिखते हैं, क्या आंसर होगा, समझ में आया।
नंबर 2 क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। तो इस पे तो हम अभी बात कर चुके हैं कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर सबके लिए अपने अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो ये कभी भी बेटा सेट नहीं होगा। इट इज नॉट ए सेट। ठीक है, आगे देखिए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कितने नोवेल्स लिखे हैं? तो वो फिक्स है। अगर वो फिक्स है तो वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है तो बेटा वो क्या है? एक सेट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई भी एनिमल टाइम के अकॉर्डिंग वो डेंजरस जोन में रखा जा सकता है। तो ये भी क्या नहीं है बेटा? एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के टू वे हैं। नंबर एक है रोस्टर फॉर्म, इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और इसी को बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। आपको ये नोट करके रखना है अपनी नोटबुक में कि सेट्स के थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो रिप्रेजेंटिंग की फर्स्ट जो वे है, इसके थ्री सब नेम्स होते हैं, जैसे सरनेम्स बोल सकते हो, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड लिस्टिंग मेथड। नंबर 2 क्या होता है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म, और इसी को बोलते हैं रूल मेथड। तो चलिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड क्या होता है? तो देखिए, अगर हम सेट के एलिमेंटों को लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसको कॉमा लगा के, यहाँ पर प्रॉपर भी लिख दिया गया है, उसकी लिस्ट बनाए कॉमा लगाकर और करली ब्रैकेट में हम इसको क्लोज करें, तो हम क्या करेंगे? इस तरह से जो हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कहलाता है हमारा लिस्टिंग मेथड। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज विद करली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो करली ब्रैकेट से जिसको एनक्लोज किया जाए, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा के साथ सेपरेट किया जाए। इस तरह से जो हमारी फॉर्म होती है, या रिप्रेजेंटिंग मेथड होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज कॉल्ड हमारा रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। तो आप इसको तीनों नामों से, किसी भी नाम से आप इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट हो गया। सेकंड, अभी आप इसमें जैसे एक एग्जांपल है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर कैसे होगा? 2 3 5 7, ऐसे नंबर जो स्वयं से और 1 से कैंसिल होते हैं ओनली। तो उस तरह के नंबर्स की आप लिस्ट बनाएंगे तो आपकी लिस्ट इस तरह से होगी। इनको लिखने का ये पैटर्न होता है, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड कहलाता है। क्लियर? फर्स्ट टाइप क्या होता है? एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें नंबर्स या कोई भी लेटर है, उसको आप रिपीट नहीं कर सकते। तो रिपीट नहीं कर सकते, फर्स्ट नोट्स आप इसमें कर लीजिए कि रोस्टर फॉर्म में नॉट रिपीटेड, रिपीटिंग अलाउड नहीं है। ठीक है बेटा, एलिमेंट्स का रिपीटिंग अलाउड नहीं है। और सेकंड चीज क्या है कि आप इनका ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं, मतलब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख रहे हो, या 2 4 1 3 5 7, ये सब सेम माना जाएगा, मतलब इसको भी इसी सेट का फॉर्म माना जाएगा। मीन्स ये दोनों सेट सेम है। आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट इनको रिपीट एलिमेंट्स को नहीं कर सकते। बस ये दो बातें याद रख लीजिए। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है और उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये कंप्लीट हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरह से, राइट द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स एस। तो एस से जस्ट पहले वाले आपको क्या करना है बेटा? एस से जस्ट पहले वाले जो एस से पहले पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे सभी अल्फाबेट्स हों, और उनमें भी अल्फाबेट कौन से लेने? केवल वोवेल्स। तो वोवेल्स कौन कौन से हो जाएंगे? ए ई आई ओ। और यू नहीं होगा क्योंकि वो एस के क्या आता है बेटा? बाद में आता है। ठीक है, तो इनसे बने हुए सेट को क्या बोलेंगे हम? ए ई आई ओ, कॉमा लगाया, सेपरेट किया, करली ब्रैकेट से एनक्लोज किया। तो इस तरह से एक सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है रोस्टर फॉर्म में। अब आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा इसमें क्या है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है हमारी? देखिए यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको लिखते हैं। इन दिस फॉर्म द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट पोसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। तो हम इसको किसकी हेल्प से डिनोट करते हैं बेटा? सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी की हेल्प से डिफाइंड करते हैं पूरे सेट को।
और ये विच इज नॉट पोसेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट आउटसाइड द सेट। और ऐसी प्रॉपर्टी हम सेलेक्ट करते हैं जिससे हमारे उस सेट के सभी एलिमेंट वहां पर आ जाएं, बट उस सेट से बाहर का कोई भी एलिमेंट वहां पर एग्जिस्ट ना करे या उस सेट को बिलोंग ना करे। ठीक है बेटा। तो जैसे कि अब इसको डिनोट करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, कि आप अगर सेट के एलिमेंट को एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक्स सच दैट, ये जो डॉट डॉट का साइन है बेटा ये सच दैट का होगा, डबल डॉट वाला, कि पी एक्स। अब वो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर ये लिखना होता है। तो इस प्रकार से जैसे अभी आपको यही है कि ए ई आई ओ यू क्या है, आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, और इसमें भी ये इंग्लिश अल्फाबेट में भी क्या है बेटा, ये वोवेल्स है। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा कि एक सेट अगर हम वी इसको लिख रहे हैं, ठीक है, वी सेट के ये एलिमेंट अगर इनको हम बना देते हैं, तो हमारा वी को लिखने का हमारा पैटर्न क्या होगा कि एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल्स इन ए इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट या ये प्रॉपर्टी हमने लिख दिया, जो इस सेट के क्या बनेंगे बेटा, मेंबर बनेंगे, उसके बारे में ये इंट्रोडक्शन देगा। ठीक है, क्लियर। और ये जो सेट है वो हमारा क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और इस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, क्योंकि हम कोई प्रॉपर्टी या रूल लिखते हैं जिस रूल से ये इस सेट के क्या एलिमेंट डिफाइंड होते हैं। क्लियर बेटा। चलिए, जैसे मुझे ऑल नेचुरल नंबर्स जो लेस देन 10 है, इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का आपको एक सेट लिखना है, और उसको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखोगे, अगर एक सेट ए है जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है, उसके एलिमेंट क्या है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा, और x क्या है, इस सेट का एक एलिमेंट है, और वो किस तरह से है कि वो लेस देन 10 है, तो 10 से लेस देन है। तो ये जो स्टेटमेंट था, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से हम प्रॉपर लिखते हैं, प्रॉपर सेंटेंस था, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल मेथड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हमारा करली ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो ये इस सेट की क्या हो गई बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। जैसे आप सीधा बोल सकते हो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होगा, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर हम एक बी को लेते हैं तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसमें किससे लेस देन है किससे ज्यादा है वो नहीं लिखा हुआ है, तो ये बाद वाला वर्क हमको करना नहीं है, अगर यहाँ पर कोई कंडीशन आ जाती तो ये वाली चीज भी हम उसमें ऐड कर देते। ठीक है बेटा। अब इसको लिखने का वर्किंग रूल क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करना है एलिमेंट ऑफ द सेट यूजिंग बाय सिंबल एक्स। तो आपने एक्स सच दैट एक्स जो लिखते हैं इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिमेंट को किस सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सबसे पहले वो आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है। और एनी अदर सिंबल, आप जरूरी नहीं है एक्स ले, वाई जेड ईटीसी कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, राइट द सिंबल कोलोन, तो आपको सिंबल कोलोन ये सच दैट वाला कोलोन लगाना है। उसके बाद आपको साइन ऑफ कोलोन राइट द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, और उसके बाद आपको प्रॉपर्टी लिखना है बाय एलिमेंट ऑफ सेट, जो इस सेट के एलिमेंटों को डिफाइंड करेगी वो प्रॉपर्टी लिखना है। और बाद में इनको एनक्लोज कर देना है होल डिस्क्रिप्शन को विद इन करली ब्रैकेट। तो हम करली ब्रैकेट से फिर इसको क्या कर देंगे बेटा, एनक्लोज कर देंगे। ठीक है। ये आपके दो, अब हमने क्या पढ़ा है, सेट्स क्या है, उसको राइटिंग मतलब उसका क्या है कि उसको लिखने का रिप्रेजेंट करने का पैटर्न क्या है, मेथड क्या है। ठीक है। तो टू मेथड से। ठीक है। अब यहाँ पर ये बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जैसे इसमें मैं ये कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको डिस्क्राइब करना है। तो कैसे करोगे सेट बिल्डर फॉर्म, अभी जो मैंने आपको बताया रूल, ठीक है, मेथड क्या होता है। आप सबसे पहले इस सेट को कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है ये बताइए, तो ये लिस्टिंग फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 53 से स्टार्ट हो रहा है, अब देखिए 53 के बाद सीधा 59 है, इट मीन्स ये प्राइम नंबर्स का ग्रुप बन गया। 53, 59, 61, 67, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें सभी नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स हैं, और ये 50 से ज़्यादा है और 100 से कम है। तो सबसे पहले तो हमें जो दिया हुआ है, गिवन है, उसको सबसे पहले क्या करना है बेटा, ऑब्जर्व करके उसके बारे में एक हमें प्रॉपर्टी
पता करनी है कि ये आखिर जो सेट्स हैं वो किस प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड किए गए हैं, ठीक है। अब आप इसको लिखेंगे कि अगर ये एक सेट बी था तो इसके एलिमेंट इस प्रकार हैं कि एक्स सभी जो है वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, एक्स इज ए प्राइम नंबर्स। और वो जो प्राइम नंबर्स हैं वो इस तरह से बिलोंग्स करते हैं कि 50 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, एंड 100 से लेस देन है। तो किस प्रकार आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये चीज आपकी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है। अब आपको मैं एक टेबल दिखा रहा हूँ जिसमें आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों के यहाँ पर स्टेटमेंट है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को अगर आपके 10 से 14 के बीच के सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का आपको स्टेटमेंट मिलता है तो उसको रजिस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, 11 12 और 13, क्योंकि इन दोनों के बिटवीन की बात किया है। लेकिन अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स 10 से ग्रेटर देन है बेटा एंड 14 से लेस देन है। तो किस तरह से लिखते हैं, क्लियर हुआ। चलिए अब जैसे सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 11 क्या हो जाएगा, 2 3 5 एंड 7, ठीक है। इनसे अलग कोई प्राइम नंबर्स नहीं है जो लेस देन 11 है। अब इसी को हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड लेस देन 11 एंड एक्स लेस देन 11, क्लियर बेटा। अब जैसे यहाँ पर आ जाता है सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर यूज इन वर्ड्स फ्रेंड, तो फ्रेंड के लिए आपको जो लेटर यूज हो रहे हैं इसमें उनसे एक सेट बनाना है। तो जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, FRIEND। अब अगर इसमें कोई ऐसा वर्ड होता जो रिपीट हो रहा होता तो उसको दोबारा नहीं लिखते हैं, बस इतना याद रखिएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स सेट बिल्डर फॉर्म के लिए एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर यूज इन वर्ड फ्रेंड, खत्म हो गया। इस तरह से हम ये चीजें करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट, उसको समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ सेट क्या है हमारा, टॉपिक नंबर 2 है। फर्स्ट हमारा हो गया सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, सेकंड हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में हम सबसे पहले जानना चाहिए हमें कि सेट्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो सेट को क्लासीफाई करते हैं बेटा कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट की हेल्प से। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा ये बात, एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने अवेलेबल है उसके बेस पर हम सेट को क्या करते हैं बेटा, ठीक है, उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब स्टडी करते हैं सेट के टाइप्स की। तो टाइप्स में सबसे पहला टाइप है बेटा एम्प्टी सेट। अगर कोई एक ऐसा सेट है जिसमें नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट, और इसी को बोलते हैं बेटा वॉइड सेट। और इसको डिनोट करते हैं या तो फाई से या तो करली ब्रैकेट फ्री छोड़ दो, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। अब जैसे आपको कोई एक एग्जांपल देना हो तो कैसे देंगे आप, कि एक सेट ए है जिसमें नेचुरल नंबर्स हमने लिए हैं और लेस देन वन। अरे भाई नेचुरल नंबर स्टार्ट ही वन से होते हैं तो लेस देन वन वाले में तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, इट मीन्स यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा बेटा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका सिंगुलेशन सेट। तो ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी साथ में दे रखे हैं, आप चाहे तो इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी का भी पार्ट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सब तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, अभी हम कंटेंट पे थ्योरी पे फोकस करते हैं। तो ए सेट कंसिस्टिंग ए सिंगल एलिमेंट, यदि एक सेट में सिंगल एलिमेंट है, ठीक है बेटा, एग्जिस्ट करता है, तो वो कहलाता है, हमारा नाम से ही पता चल रहा है, सिंगुलेशन सेट, ठीक है। तो जैसे एक सेट है जिसमें करली ब्रैकेट के अंदर जीरो रख दिया तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सिंगुलेशन सेट कहलाएगा, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, वन। इसमें देखो करली ब्रैकेट के अंदर 5 लिखा हुआ है ओनली, तो ये हमारा एक सेट है, तो इसमें एलिमेंट एक ही है जिसकी वैल्यू 5 है। तो ये हमारा सिंगुलेशन सेट का एग्जाम्पल है। जैसे -7 है, ये भी हमारे सिंगुलेशन सेट का एग्जाम्पल है। चलिए अगर आपको ये पूछा जाए कि ए सच दैट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक सेट है जो x प्लस एट इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो x प्लस एट इज इक्वल टू जीरो कब आएगा, जब एट की वैल्यू -8, एक्स की वैल्यू -8 होगी। तो ये केवल एक ही आंसर पॉसिबल है। तो इस प्रकार भी स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे भी ये सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से भी सिंगुलेशन सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बेटा। तो आपको सिंगुलेशन सेट क्या था और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पर आपसे पूछना है
कि सपोज कीजिए मेरे करली ब्रैकेट के अंदर जो फाइव फाइव जो एम्प्टी सेट को डिनोट करता था, अगर वो लिख दिया जाए तो क्या ये एम्प्टी सेट रहेगा या सिंगुलेशन सेट रहेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम अगला। और ये किसका एग्जाम्पल होगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा होता है बेटा फाइनाइट सेट। अगर एक सेट जो नॉन एम्प्टी सेट है, ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी सेट है, और उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है बेटा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, दैट सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। क्लियर। तो जैसे एक सेट है 1 2 3 4 का, इसमें एलिमेंट है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बेटा, 4। तो ये हमारे काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अगर इसके सॉल्यूशन का एक सेट बनाया जाए तो उसमें दो ही सॉल्यूशन आएंगे, एक +5 एक -5, तो ये कितना है, इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंट कर सकते हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, फाइनाइट सेट का। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा किसी सेट में, वही हमारी क्या कहलाती है, सेट की कार्डिनलिटी कहलाती है। और नंबर ऑफ एलिमेंट को बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है ये समझ में आया, कि एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट को हमें काउंट करना है, वो कितने हैं, वही हमारा कार्डिनल नंबर कहलाता है। ठीक है बेटा। और इसको डिनोट करते हैं नंबर ऑफ सेट, जो भी अगर ए सेट है तो यहाँ पर ए लिख दीजिएगा, बी सेट है तो बी लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, और यही कहलाती है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। ठीक है। अब देखिए हमने फाइनाइट सेट समझा, एम्प्टी सेट समझा, सिंगुलेशन सेट समझा। अब हमको समझना है कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो बेटा अगर किसी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ए सेट विच कंसिस्ट, रट लीजिए ये बात, समझ लीजिए ये बात जो आपका मन करे, ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है। when a set infinite set, it is not possible to write all element within brackets। तो हम अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो उसके सभी एलिमेंट को ब्रैकेट में लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर ले लें, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का क्या ले लें बेटा, स्क्वायर ले ले, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर। तो अब अगर आप ऐसे ही करते जाएंगे तो नेचुरल नंबर से इनफाइनाइट है, तो सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं, तो क्योंकि नेचुरल नंबर से इनफाइनाइट है, तो उनके स्क्वायर का जो सेट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। और इसमें अभी सभी एलिमेंट्स क्या आ गए बेटा, कंसिस्ट हो गए, नहीं हुए। तो इस प्रकार के जो सेट होते हैं उनको हम किससे डिफाइन करते हैं बेटा, इनफाइनाइट सेट से। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है। अब टू सेट्स को इक्वल सेट कब बोला जाएगा, जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल हो, चाहे उसके एलिमेंट दोनों के बिल्कुल डिफरेंट हों, लेकिन अगर उन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उनको बोला जाएगा बेटा इक्वलेंट सेट। क्या बोला जाएगा, इक्वलेंट सेट। ठीक है। अच्छा मैंने इक्वल बोल दिया गलती से, इक्वल अलग चीजें होती है, अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इक्वलेंट सेट बोलेंगे बेटा उसको, क्या बोलेंगे, इक्वलेंट सेट। तो इक्वलेंट सेट क्या होता है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनल नंबर ऑफ बोथ सेट विल बी सेम, तो बोथ सेट विल बी इक्वलेंट सेट। तो जैसे इसमें देखिए कितने एलिमेंट है, ABCD 4, 1 2 3 4, तो ये 4 एलिमेंट है दोनों में। तो ये दोनों ही हमारे क्या है कि इनमें नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स क्या है, कार्डिनलिटी इन दोनों की सेम है। इफ दियर कार्डिनल नंबर आर सेम तो वो कहलाएंगे इक्वलेंट सेट। तो ए सेट के नंबर्स कितने हैं बेटा, कार्डिनल नंबर कितने हैं, 4, बी सेट के भी कार्डिनल नंबर कितने हैं, 4, तो दोनों इक्वलेंट सेट है। अभी हमने इक्वलेंट सेट समझा। अब आप एक यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, इसके बिहाफ पर आप मुझे बताइए कि ए बी सी में और डी में कौन किसके कार्डिनल नंबर चेक करके कि कौन किसके इक्वलेंट सेट है। तो देखिए 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, तो ऐसा ऐसा सेट ढूंढिए जो जिससे 3 एलिमेंट रखता हो। तो ए और सी एक दूसरे के इक्वलेंट है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, और इन दोनों में कितना है, बी और डी में 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी आर 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी आर 5। तो ए एंड सी एंड बी एंड डी आर इक्वलेंट सेट। तो कैसे पहचानते क्या होता है इक्वलेंट सेट, आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे कंप्लीट करते हैं बेटा, इक्वल सेट क्या होता है। अब इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट में एक ही डिफरेंस है कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो एलिमेंट लिखे हुए हैं चाहे उनका ऑर्डर चेंज हो जाए
बट वो एलिमेंट भी बेटा हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें फर्स्ट जो सेट है इसमें क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी, और दूसरे वाले में लिखा हुआ है सी डी बी ए। तो चाहे उनका ऑर्डर चेंज हो जाए लेकिन उनके नंबर ऑफ एलिमेंट और उन नंबरों का जो भी वैल्यू है या वो जो भी नंबर है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या इसकी डेफिनेशन है, देखिए, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट वी राइट इट्स ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अदरवाइज टू सेट आर अनइक्वल। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, अनइक्वल, मतलब उसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसमें दोनों बातें आ गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो एंड नंबर जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं दोनों के वो भी सेम हो। ठीक है बेटा, इस प्रकार हमें इक्वल सेट क्या होता है ये समझना होता है। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 1 4 5 5 ये एक बी सेट है एंड 1 4 5 ये हमारा ए सेट है, तो क्या इसको इक्वल सेट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बेटा कि नंबर ऑफ रिपीटेशन इसमें कोई नीड नहीं होती है, या हम एक ही नंबर को कितने भी टाइम लिख लो रिपीट करके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इसमें रिपीट किया है और इसमें रिपीट नहीं किया है। तो अब आप ये कहेंगे कि ये ए एंड बी द इक्वल बिकॉज ए इज इन बी। तो ए हमारा कहाँ पर है, बी में है। ठीक है, ए एंड बी आर इक्वल, बट इसको अगर हम दूसरे तरीके से कहें, दैट्स वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग ए सेट। देखिए इसका कोई मीन नहीं है, मैं वही जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आप समझ लीजिए कि इसको हम चाहे कितनी भी बार एक एलिमेंट को रिपीट करके लिख ले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स पहली बात तो सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन अगर रिपीट करके लिखा भी हुआ है तो आप उसको एज ए सेट ए के जितना ही कंसिडर करेंगे। तो ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर चेंज हो सकता है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, दो ही तो बातें हैं भाई जो ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि फॉर्म द फॉलोइंग सेट सेलेक्ट इक्वल सेट। अब आपको इक्वल सेट बताना है, तो इक्वल सेट कैसे बताओगे, देखिए यहाँ पर सभी तरह के क्वेश्चन है, ये कंपटीशन के भी हैं, एनसीईआरटी के भी हैं। तो ये मैं आगे मैराथन में कराऊंगा, बट अभी मैं आपको केवल थ्योरी पार्ट कवर करा रहा हूँ। उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएंगे। तो 2 4 6 8 जैसे फर्स्ट ये सेट है, तो ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसमें केवल 2 4 6 8 हो। तो ई ए का किससे रिलेशन है, ई का। अब इसमें देखो -2 है और -2 कहीं नहीं है, तो सी तो किसी का भी इक्वल सेट हो नहीं सकता। 1 2 1 किसी में नहीं है तो बी भी नहीं हो सकता, 3 किसी में नहीं है तो डी भी नहीं हो सकता, केवल ए और ई ही है हमारे जो बेटा क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट अब हमारा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको देखिए हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। हमने दो चीजें स्टडी की हैं बेटा। नंबर एक है सेट्स क्या था, डेफिनेशन क्या थी, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या था। नंबर टू में हमने पढ़ा टाइप ऑफ सेट। अब हमें कुछ नंबर टॉपिक 3 कवर करना है, सबसेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो सबसेट क्या होता है, अगर एक सेट से ही हम एक और सेट डेवलप कर दें, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सबसेट। जैसे हम अगर मान लो 1 2 3 4 5 10 तक लिख रहे हैं और फिर उसी से एक और सेट बना दिया जाए 1 2 3 या 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये जो नए सेट बन रहे हैं वो हमारे फर्स्ट वाले सेट के सभी सबसेट है। तो सबसेट क्या होता है कि उसी से एक पार्ट ले लिया जाए। ए एंड बी टू सेट है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is an element of B, then A is called subset of B. It means अगर A एक ऐसा सेट है जिसको B से लिया गया है, मीन्स सभी एलिमेंट A के वही हैं जो B में भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम A को B का सबसेट कहेंगे। ठीक है, A इस सबसेट ऑफ B को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर A छोटा है तो ध्यान रखिएगा इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कि A सबसेट है ना, तो ये छोटा होगा या इक्वल होगा किसके, B के। तो जिसका सबसेट है उसको आगे लिखना है, जो सबसेट है उसको पहले लिखना है। ठीक है, इस तरह से। तो इसको रीड करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इट मीन्स ए इज कंटेंट इन बी, तो मतलब बी का ही पार्ट है ए, ये समझ लीजिए आप इस तरह से। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए कि ए सबसेट ऑफ बी है और ये इक्वल का साइन भी है, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं इसको, अभी डिफाइंड करेंगे। तो एक्स यदि ए का एलिमेंट है तो एक्स एलिमेंट किसका भी होना चाहिए, बी, मतलब सभी एलिमेंट जो ए में हैं वो बी के भी एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी
इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ x देन a, देन इट इज इम्प्लाइज दैट x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ b। ये इसकी जो है प्रॉपर पहचान होती है। और अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो हम किस तरह से इसको डिनोट करते हैं कि हम a डज नॉट सबसेट ऑफ b। ठीक है बेटा, इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। तो ये देखिए, जैसे हम a है 1 2, फिर उसके अंदर एक और सबसेट है 3 4 कॉमा 5, तो विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वाई। तो आपको बताना है क्या ये ए का सबसेट है। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये बिलोंग्स कर रहा है किसको, ए को। किसको बिलोंग्स कर रहा है बेटा, ए को। अब लेकिन आप देखिए कि ये एक एलिमेंट है, और यहाँ पर ये कैसे लिखा हुआ है, एज ए करली ब्रैकेट। तो अगर इसमें करली ब्रैकेट लगेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। लेकिन अभी ये एज ए एलिमेंट है, इसको ऐसे सबसेट मत पढ़िए, ये एक एलिमेंट है ना। तो एलिमेंट इसको फिर कैसे लिखते हैं, अगर बिलोंग करना लिखते तो वो एप्सिलॉन वाला लिखते हैं ना बेटा। लेकिन अगर सबसेट वाला साइन लगाए हो तो इसके अंदर क्या होना चाहिए था, बाहर करली ब्रैकेट। तो सॉरी, ये हो गया गलत और ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये वाला सही है क्योंकि ये एक एज ए एलिमेंट है जिसको करली ब्रैकेट से एनक्लोज करना जरूरी है, तब उसको सबसेट बोला जाएगा। तो थर्ड वाला हमारा सही है। फिर ये बिलोंग्स कर रहा है, हाँ ये बात सही है कि ये इसको बिलोंग्स करता है। वन बिलोंग्स करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, वन सबसेट है, तो सबसेट अगर होगा तो करली ब्रैकेट से एनक्लोज होगा। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा गलत। ठीक है, ये अब मैं एनसीईआरटी की जब एक्सरसाइज कराऊंगा तब भी कराऊंगा। तो अब जैसे फाइव सबसेट है इसका, तो जैसे अब फाइव की बात करें तो फाइव सभी का सबसेट होता है, लेकिन आपको एम्प्टी सेट सभी का क्या होता है बेटा, सबसेट होता है। ठीक है, अब ये क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइव को करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो अब ये वाला नहीं होगा। पता है क्यों, क्योंकि फाइव एलिमेंट इसका पार्ट नहीं है। तो इन दोनों चीजों को इंपॉर्टेंट है, ये सब अच्छे से समझिए। क्योंकि फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो फाइव को जब सबसेट का एलिमेंट बनाया जाएगा तो वो इसको बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एनसीईआरटी में भी इन क्वेश्चनों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। जैसे आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल दिया गया, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या क्या है। तो अगर आप सबसेट ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे तो नेचुरल नंबर इसके रियल नंबर्स के सबसेट हैं, होल नंबर्स जो है वो हमारे रियल नंबर्स के क्या है बेटा, सबसेट है। ठीक है, ऐसे ही इंटीजर्स भी हमारे क्या है, सबसेट हैं किसके, रियल नंबर्स के। रेशनल नंबर्स भी हमारे क्या हैं, सबसेट हैं रियल नंबर्स के। रेशनल नंबर्स भी हमारे क्या हैं, सबसेट हैं रियल नंबर के। ठीक है, यहाँ पर आपको इसके बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा, टाइप्स ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये सभी रियल नंबर्स के पार्ट हैं, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स के सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, अब इंटरवल्स एज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है। तो इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं, तो इंटरवल्स क्या होता है कि जब हम किसी सेट की बात करते हैं तो उसके एलिमेंटों में कहीं से स्टार्टिंग होगी, कहीं पर जाके एंड होगा। तो वो जो स्टार्टिंग और एंडिंग है, इसके लिए हमको क्या है कि इंटरवल्स को समझना है कि जो स्टार्ट होगा, सपोज कीजिए अगर ये वाला साइन लगा हुआ है ना, लेस देन एंड इक्वल टू, तो ये क्लोज इंटरवल कहलाएगा कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं जा सकता। ठीक है, ये से नीचे x की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और अगर यहाँ पर भी क्लोज लग गया तो इट मीन्स b से ज्यादा ग्रेटर देन नहीं होगी, और इस तरह के इंटरवल को बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल क्या होता है कि x की वैल्यू, यहाँ पर देखिए ए लेस देन है एक्स से और बी ग्रेटर देन है, तो मतलब एक्स हमेशा इससे ग्रेटर देन रहेगा और इससे लेस देन रहेगा। तो यहाँ पर कुछ भी डिफाइंड नहीं है कि तुम बिल्कुल यहाँ से पहले वाली कुछ भी वैल्यू ले सकते हो और इसके बाद वाली इससे इससे पहले वाली एक्स से, जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि टू से लेस देन आप कुछ भी ले सकते हैं एक्स की वैल्यू, बट आप क्या नहीं ले सकते, फोर से ज्यादा नहीं ले सकते। तो ठीक है, तो ये आपको देखिए x की वैल्यू 2 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो 2 से ज़्यादा आप 2.1 2.2 2.3 ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, और ये 2 नहीं ले सकते इसमें, तो 2 नहीं ले सकते, तो इसका मतलब क्या है बेटा, क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो 2 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करना है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, और 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो कहाँ एंड करना है वो भी फिक्स नहीं है। तो हमारे इसको बोलते हैं बेटा इन्फीमियम पॉइंट एंड सुपीरियम पॉइंट। फाइनली
हमको नहीं कंफर्म है, तो इसको हम प्रॉपर क्लोज ब्रैकेट से ना लगा के ओपन इंटरवल वाले ब्रैकेट से, मतलब नॉर्मल स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, तो इस इंटरवल को बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए कोई डेफिनेशन है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, -5, और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है 6। इसका मतलब ये 6 पे से ज़्यादा नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, बट 5 पर आते आते 5 नहीं होगी, इतना हमको कंफर्म है। लेकिन 5 से यहाँ तक, 5 और 6 के बीच में कुछ भी हो सकती है, बस 5 उसका पार्ट नहीं होगा। तो ओपन इंटरवल में ये पार्ट नहीं है को डिफाइंड करता है, ठीक है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, एंड क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि वो वहां पर उसका एंड पॉइंट होता है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर हमारे दोनों ही क्या हैं, ओपन इंटरवल है, तो हमारे जहां पर दोनों एंड होंगे वो इन्फीमियम वैल्यू और सुपीरियम वैल्यू हमें पता नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, जब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसको एज ए गैप छोड़ देते हैं कि ये वैल्यू उसका पार्ट नहीं है, इसके अंदर वाली सभी वैल्यू उसका पार्ट है, ठीक है। इस तरह से इनको डिफाइंड करते हैं, ठीक है। तो इंटरवल क्या है, सेमी इंटरवल अब इसमें भी दो टाइप्स है बेटा, सेमी इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। तो इसमें फोर टाइप्स आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या है, प्रॉपर ओपन इंटरवल है, इसमें क्या है, ये प्रॉपर क्लोज इंटरवल है, और इसमें क्या है कि ये सेमी क्लोज एंड ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्लोज है, यहाँ पर ओपन है। तो इधर ए से ज्यादा नहीं हो, ए से मतलब लेस देन नहीं हो सकता, बट बी नहीं है उसका पार्ट, बी से लेस देन है, इस तरह से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एंड बी ए से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, बट बी से लेस देन है, बस इतना पता है हमको, ठीक है। तो ये ऐसे फोर टाइप्स होते हैं। तो या तो ये स्टार्टिंग में सुपीरियम वैल्यू पता नहीं होता है, या तो इन्फीमियम वैल्यू नहीं पता होता उस सेट का। तो ये इस तरह से फोर टाइप्स होते हैं बेटा हमारे इंटरवल के, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा जो हमारा टॉपिक्स है बेटा, उसकी तरफ हम मूव करते हैं, क्योंकि हम थ्योरी पार्ट्स की वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले तो ये नाम ही क्यों पड़ा, तो ये यहाँ पर देखिए, ये इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वेन, उन्होंने इसके डायग्राम को नाम दिया था वेन डायग्राम। और इसमें हम क्या करते हैं, जो सेट हमने जो हमारे पास सेट थे ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल, एंड उसके अंदर एक सर्कल लेते हैं, जिससे हम रेक्टेंगल में जो लिखते हैं वो यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब सभी एलिमेंट्स, और उसके जो सबसेट होते हैं, या हम ये कहते हैं कि जो हमारा सेट है उसमें सबसेट जो होते हैं उनको हम सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा जो सेट था, ठीक है, सुपर सेट था, उसको हम क्या करते हैं बेटा, ये यूनिवर्सल सेट था, उसको रेक्टेंगल के फॉर्म में या रेक्टेंगल के अंदर उसके एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। बट जैसे अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लीजिए आप, कि आप यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल रीजन एंड सबसेट ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल एंड क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर इनसाइड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यही सब मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए एक सेट है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट बनेगा 1 2 3 4 5 10 उसके एलिमेंट है, और उसमें से एक सबसेट ले लिया 1 2 3। तो अब हम क्या करना है बेटा, 1 2 3 वाले पार्ट को लिखकर उसको हम एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो बाकी बचे हुए जो, क्योंकि ये 1 2 3 के एलिमेंट केवल कौन है, सॉरी सेट ए के एलिमेंट केवल कौन है, 1 2 3, और सेट यू के एलिमेंट कौन है, 1 से लेके 10 तक। तो ए के जो सर्कल है, एक सेट को जो रिप्रेजेंट करने वाला सर्कल है, उसमें केवल कौन कौन एलिमेंट आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं 1 2 3, और बाकी यू के थ्रू कौन आ रहे हैं, यू में कौन कौन सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3 है, ये इसी के अंदर आ रहे हैं, और बाकी जो इसके अंदर नहीं है वो भी यू के एलिमेंट थे, वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं 4 5 6 7 8 9 10। तो कैसे वेन डायग्राम में हम एक यूनिवर्सल सेट और एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका बेसिक थ्योरम है। अब जैसे एक सेट मान लीजिए यू है, जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। अब उसका एक सबसेट है एम, और उस एक एम का भी सबसेट है हमारा ई। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये उसका पैटर्न होता है, ठीक है। इस तरह से हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब इसको समझ लिए तो फिर आपको समझना है कि ऑपरेशन ऑफ सेट क्या होते हैं।
तो ऑपरेशन ऑफ सेट बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट है फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। तो दो सेट्स का यूनियन कैसे फाइंड करते हैं? तो दो सेट्स का यूनियन क्या होगा कि हमें यूनियन का मतलब होता है कि ए यूनियन बी से इसको डिनोट करते हैं, और इसमें हमें ए एंड बी के जितने भी एलिमेंट है उन सभी को क्या करना है बेटा, इसमें कलेक्शन करना है। तो लेट ए एंड बी आर द टू सेट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज सेट ऑफ all those, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, all those element which belongs टू आइदर ए और बी और बोथ, जो ए और बी दोनों को बिलोंग्स करें, या ए और बी मतलब कोई भी एलिमेंट छोड़ना नहीं है, ठीक है। इस प्रकार जो ये हमारा ऑपरेशन होता है यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, यूनियन कहलाता है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं यूनियन बी से, ये यू जो है यूनियन का सिंबल है, ठीक है। और इसको लिखते कैसे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स या तो बिलोंग्स करेगा ए को और या बिलोंग्स करेगा बी को। तो जो इसमें एलिमेंट बनेंगे वो या तो ए के एलिमेंट होंगे या तो बी के, या दोनों के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है कि एक सेट है 2, 3, बी एक सेट है 3, 4 एंड 5। तो इसका ये यूनियन बी कैसे पता चलेगा बेटा? तो हमको क्या करना है, हमें सेट ए के एलिमेंट लिखने होते हैं पहले। तो सेट ए के एलिमेंट लिख लीजिए, 2 एंड 3 लिख लिया। अब इसमें 3 रिपीट हो रहा है, तो मैंने कहा था सेट में एक ही रूल है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड का ध्यान रखना है। तो 4 लिखना है, 3 नहीं लिखना है, और 5 लिखना है। तो ये हमारा ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं पता चल गया बेटा। अब आप इसमें देखिए कि ये जो एलिमेंट है 2 एंड 3 एंड 4, 5, या तो ये सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं या तो सेट बी को बिलोंग कर रहे हैं, या तो दोनों को ही, जैसे ये 3 है ये दोनों को ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यही बात हमको यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन में समझाया गया था, और यही लिखना होता है, ठीक है। चलिए, और इसको डिफाइंड कैसे करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए इसी सेट के एलिमेंटों को हम वेन डायग्राम से डिफाइंड करें, तो हमारा 2 यहाँ पर आएगा, ए एलिमेंट का पार्ट है वो, और 3 हमारा दोनों का पार्ट है तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा, और 4 एंड 5 हमारा कहाँ पर लिखा जाएगा बेटा, वेन डायग्राम अगर इन्हीं दोनों सेटों का बनाया जाए तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा, क्लियर। और ये जो पोर्शन है ना, ये जो रीजन है, यही हमारा कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन होगा दो सेटों के बीच। तो इंटरसेक्शन भी क्या होता है कि देखो, यूनियन में हम क्या लेते हैं, जैसे एलसीएम लेते थे ना, कि जो फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट सेट के एलिमेंट है वो भी ले लीजिए, जो सेकंड सेट के एलिमेंट है वो भी ले लीजिए, और कॉमन एलिमेंट भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही समझिए, जैसे संख्याओं में एलसीएम होता है वैसे ही सेट्स में क्या होता है बेटा, यूनियन एक ऑपरेशन होता है जो इस प्रॉपर्टी से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर एक ऑपरेशन आएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि हम केवल वो एलिमेंट लेते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है, और ऐसे ही वहां पर करते थे किसके लिए, एचसीएफ के लिए। तो जैसे दो नंबर्स में एचसीएफ के लिए वर्क किया जाता था, वैसे यहाँ पर किसके लिए वर्क किया जाता है बेटा, इंटरसेक्शन के लिए। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, विच बिलोंग्स टू बोथ। तो जो दोनों, केवल वो एलिमेंट्स आपको चूज करने हैं, ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। उसमें और ए और बी एंड बोथ ये लिखा हुआ था, यहाँ पर केवल है बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। केवल वो एलिमेंट लेने हैं जो ए एंड बी को बिलोंग्स करते हैं, इस तरह से। और इसको डिनोट करने का होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तो केवल वो एलिमेंट लेने हैं जो एक्स, मतलब एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए एंड बी दोनों को बिलोंग करेगा, तो वही हमारा इन दोनों सेटों का क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा होता है, ये वाला होता है जो दोनों में कॉमन रीजन होता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए एक सेट है ए, जिसमें 2, 3, 4, 5 एक हमारे क्या है, एलिमेंट है, और एक सेट है हमारा बी जिसमें 1, 3, 6, 4 ये हमारे एलिमेंट हैं। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट आपको देखना है, वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या देखते हैं कि बेटा, कॉमन एलिमेंट। अब इसमें ऑर्डर 6 के बाद 4 लिखा है, उससे आपको कोई टेंशन नहीं है, ऑर्डर चेंज हो जाता है सेट में, लेकिन आपको क्या देखना है, केवल दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है। तो कॉमन एलिमेंट कौन है बेटा, 3 एंड 4, ठीक है। तो इस ये हमारा क्या हो गया, दो सेटों के इंटरसेक्शन करने का मेथड हो गया, डेफिनेशन हो गई, वेन डायग्राम से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर हो गया इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब हम क्या कहते हैं बेटा, हमारे कुछ यूनियंस के लॉ हैं। तो यूनियन के लॉ क्या होते हैं वो देखिए। तो यूनियन सबसे पहले होता क्या आपको पता है, कि जिसमें हमारे फर्स्ट सेट के एलिमेंट एंड सेकंड सेट के एलिमेंट या दोनों के कॉमन एलिमेंट दोनों सभी लिए जाएं, ठीक है।
तो देखिए अगर एक सेट का यूनियन निकाला जाएगा फाई के साथ, तो फाई का एलिमेंट कुछ नहीं होता, तो फाई भी आएगा और ए का, तो इसका मतलब हमें क्या है कि फाई का कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमें सारे एलिमेंट किसके लेने हैं, ए के। इट मीन्स अगर ए यूनियन फाई निकाला जाए तो हमेशा क्या आता है, ए आता है, ठीक है, वही सेट हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर यूनियन, देखिए हमेशा एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको कि यूनियन ऑफ सेट के लॉ जब आप पढ़े तो आपको बड़े वाला सेट देखना है बस। क्लियर बेटा, बड़े वाले सेट को देखना है, तो यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट, और ए सेट में कौन सा बड़ा है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट आएगा जब हम ए यू यूनियन ए निकालेंगे, तो यू क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट है। अब अगर किसी सेट का खुद के साथ ही यूनियन निकाला जाएगा, तो सेट वही हम फिर से लिखना होगा। अब देखिए अगर हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं या बी यूनियन ए निकालें, उनका ऑर्डर चेंज करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट सब भी सेम आएंगे। इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अगर आप पहले ए यूनियन बी निकाल लो, फिर उनसे जो आंसर आए उसको ए यूनियन सी निकाल लो, तो उसका आंसर, और बी यूनियन सी निकालने के बाद फिर आप जो आंसर आए उसको ए के साथ यूनियन में फाइंड करें उसका, तो सेम आता है रिजल्ट दोनों तरह से। तो आप एसोसिएटिव लॉ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ए एंड बी एंड सी एंड डी आपको दे रखा है, तो आपको अब इसके लिए प्रैक्टिस करना है कि पहले आप ए यूनियन बी निकालिए, ठीक है, फिर जो आंसर आए उसके साथ सी का यूनियन निकालिए, एंड ऐसे ही दूसरे में बी यूनियन सी एंड डी। चलिए हम यहाँ पर करते हैं, तो आपको क्या करना है, ए यूनियन बी, तो पहले ए यूनियन बी मतलब ए के सभी एलिमेंट ले लो, 1 2 3 एंड 4 बेटा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज में भी मैं ये कराऊंगा, बाकी यहाँ पर भी कर लेते हैं। अब देखिए बी के जब एलिमेंट लेंगे तो 3 एंड 4 तो आपने बेटा ऑलरेडी लिख दिया ना, तो केवल क्या लिखना है, 5 एंड 6। ठीक है बेटा, तो कैसे यूनियन फाइंड करते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 5 एंड 6 तो ऑलरेडी आ गया, अब क्या लिखेंगे, 7 एंड 8, सी वाला भी यूज करना है ना हमें। तो देखिए हमने 3 सेटों का यूज करके एलिमेंट यूनियन निकाला है, तो कि उसके एलिमेंट क्या होंगे यूनियन के, ये समझ में आया आपको कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बेटा, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ यूनियन क्या होते हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी है, तो जैसे यूनियन में आपको बड़े वाले सेट का ध्यान रखना था, और इंटरसेक्शन में आपको स्मॉल वाले सेट का। तो क्या करेंगे, अगर इंटरसेक्शन भी करेंगे तो ट्रिक्स क्या है बेटा, छोटा वाला सेट कौन सा है दोनों में, 5। तो यूनियन यू इंटरसेक्शन ए करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे ए सेट का, तो छोटा वाला कौन सा है, ए सेट। तो ट्रिक्स से आप याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ए का खुद के साथ ही इंटरसेक्शन करोगे तो सभी पॉइंट कॉमन पॉइंट होंगे, तो ए ही आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। सेम यहाँ पर भी है कि इंटरसेक्शन बी करके जो कॉमन एलिमेंट आएंगे उनका सी के साथ जो कॉमन एलिमेंट है वही रहेंगे, जब आप बी और सी के कॉमन एलिमेंटों को ए के साथ कॉमन एलिमेंटों को देखेंगे। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है बेटा, इसको जरूर समझिएगा कि अगर हमारे 3 सेट है तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको यूनिवर्सल लॉ, इसको आइडेंटिटी लॉ, इसको आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ये सब चीज याद रखिएगा, ये मैट्रिक्स में बहुत काम आता है 12th क्लास में। ठीक है, या ग्रेजुएशन में जब आप मैट्रिक्स हायर लेवल में मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी ग्रुप्स पढ़ेंगे, अबेलियन ग्रुप पढ़ेंगे, रिंग थ्योरी पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आगे चल के आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है बेटा। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी नॉलेज इम्प्रूव हो और उनके भी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सकें, प्लस आपका बेसिक बहुत क्लियर हो सके। ठीक है, इसलिए हम केवल पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, फालतू चीज़ों पे हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं अपने वीडियोस में। ठीक है, देखिए जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ क्या होता है कि अगर हम पहले बी यूनियन सी निकालें और उससे जो रिजल्ट आया है उसको ए के साथ इंटरसेक्शन करें, तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि आप ए के साथ अलग इंटरसेक्शन कीजिए, बी के साथ अलग इंटर सी के साथ अलग ए का इंटरसेक्शन कीजिए, उन दोनों के जो रिजल्ट से आएगा उसका क्या कर दीजिए, यूनियन। तो देखिए यहाँ पर बीच में इंटरसेक्शन है, यहाँ दोनों के बीच में यूनियन है। अब आप देखिए इन दोनों के ग्रुप्स में क्या गया, इंटरसेक्शन, और बीच में क्या गया, यूनियन। बट अगर यही चीज हम इंटरसेक्शन की जगह यहाँ पर क्या यूज करते हैं, यूनियन। ध्यान से देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो ए के साथ यूनियन करना है बी का, और बी ए के साथ सी का भी यूनियन करना है, बट बीच में क्या लगा देना है बेटा, इंटरसेक्शन। तो आप इस एग्जाम्पल पर ये चीज प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल के टाइम आने पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ही, तब ये चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है बेटा कुछ ऑपरेशंस हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होते हैं? तो अगर हमें दो सेट्स का डिफरेंस बताना है तो कैसे बताएंगे कि ए माइनस बी डिफाइंड करता है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। मेरे साथ रिपीट कीजिए, दैट ऑल एलिमेंट ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बेटा? ए माइनस बी सेट कहलाता है। क्या सेट कहलाएगा? ए माइनस बी, मतलब ए के सभी एलिमेंट हैं बट बी का कोई एलिमेंट वहां पर यूज नहीं होगा, तो ए माइनस बी। और अगर उल्टा हो जाए कि बी के सभी एलिमेंट है बट ए का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर यूज नहीं होगा, तो वो कहलाएगा बी माइनस ए। और वेन डायग्राम में इसको इस तरह से समझ सकते हो आप कि दो सेट हैं, उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे तो वो कॉमन एलिमेंट भी कंसीडर नहीं होंगे, ना बी के एलिमेंट कंसीडर होंगे। केवल कौन से वाले लिए जाएंगे? जो केवल ए के पार्ट हैं, बी का पार्ट नहीं है। जैसे अगर ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ए दो सेट हैं, ए में एलिमेंट क्या है बेटा? 1 2 3 4 5, एंड बी में एलिमेंट क्या है? 3 5 7 एंड 9। अब आप देखिए ए माइनस बी अगर आपको फाइंड करने को कहना है तो पहले वो एलिमेंट काट दीजिए जो बी में भी है। तो यहाँ से ये कैंसिल कर दो आप, 3 एंड 5 कैंसिल कर दो। जब 3 एंड 5 कैंसिल कर दोगे तो ये ए में क्या क्या बचा है? 1 2 एंड 4, तो ए माइनस बी हो गया हमारा 1 2 एंड 4। नेक्स्ट आपको बी माइनस ए पता करना है, तो बी माइनस ए के लिए पहले वो एलिमेंट काट दो जो ए में है, कैंसिल कर दो। ठीक है, बचा क्या बेटा? 7 एंड 9। तो बी माइनस ए हमारा बी के एलिमेंट उन एलिमेंटों को डिफाइंड करता है जो ए में नहीं है, और ए माइनस बी हमें उन एलिमेंटों को डिफाइंड करता है जो हमारे केवल ए के पार्ट हैं, बी के पार्ट नहीं है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या होता है? ये भी एक ऑपरेशन ऑफ सेट है। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में हमने कितने टाइप्स के ऑपरेशन पढ़े हैं बेटा? नंबर एक है हमारा यूनियन ऑफ सेट, सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, थर्ड था हमारा डिफरेंस बिटवीन टू सेट। ठीक है, अब यहाँ पर आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या होता है? यदि हम a माइनस बी एंड b माइनस ए का यूनियन फाइंड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस a, सिमेट्रिक डिफरेंस b। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज करने को आता है। कहेगा कि द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग डायग्राम। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कॉमन एलिमेंट है वो हमारा बेटा यूज नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए कि इसको क्या होता है कि इसमें a माइनस बी वाले ये वाले पार्ट के एलिमेंट भी आ गए और b माइनस ए इधर वाले पार्ट के भी एलिमेंट आ गए, बट इसमें कौन से एलिमेंट यूज नहीं होते हैं? जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं लॉ ऑफ डिफरेंस की, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन पर प्रैक्टिस कीजिएगा कोई भी एग्जाम्पल से। मैं आपको बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ इनको समझने की, कि आपको क्या करना है, इन पे प्रैक्टिस करना है लेकिन एग्जाम्पल लेके। इसमें एक चीज है आपके लिए, जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का मीन्स क्या है? तो इसका मतलब है कि जैसे एक यूनिवर्सल सेट होगा U, अगर आप उससे जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं B, उसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा जो आंसर आता है ये हमारा B कॉम्प्लीमेंट आता है। ऐसे ही अगर आपको A कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मतलब U में से B के एलिमेंट को क्या करना है? रिमूव करना है, तो जो बचे U के एलिमेंट वो हमारे क्या कहलाएंगे? ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कहलाएंगे। अगर जैसे आपको ए कॉम्प्लीमेंट बताना हो तो क्या होगा बताइए? तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा यू से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो पार्ट है किसके बेटा? ए के। तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लीमेंट वाला ये हमारा एक ऑपरेशन है, इसको भी आप समझ लीजिए। और इसकी हेल्प से अब आप इन प्रॉपर्टीज को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है और इनको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं ये थोड़ा सा आपको, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या है, वही है कॉम्प्लीमेंट। कि जैसे अगर आपको ए सेट का कॉम्प्लीमेंट बताना है तो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि ओवरऑल यू में से ए को रिमूव कर दो। तो अगर हम ए रिमूव कर देंगे तो जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया बेटा? जैसे यहाँ पर एक सेट है यूनिवर्सल सेट यू जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 2 एंड 4। तो u माइनस ए क्या हो जाएगा? अब इसमें से कौन से काट देने हैं आपको? कौन से? अरे काटना नहीं होता है, मतलब बस ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बेटा। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे? 1 3 5 एंड 6, 1 3 5 एंड 6। तो इनको डिफरेंस कर दीजिए। तो आपने अगर
ए माइनस बी एंड बी माइनस ए अच्छे से समझ लिया तो ये तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, ये चीज क्लियर हुई। ठीक है बेटा, चलिए अब आपको एक डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या होती है ये समझना है। तो दो सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट कहलाएंगे यदि उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, यदि उन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वलेंट सेट क्या होते हैं, और उसके बाद अब हमें कौन सा समझना था बेटा, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। अब इसकी कॉम्प्लीमेंट सेट की कुछ प्रॉपर्टी है कि अगर ए सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस से वही आ जाएगा, और ये क्या होता है, यूनियन माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए क्या होगा, जब हमें ए कॉम्प्लीमेंट बताना है तो यू को यू से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर ए की वैल्यू बतानी है तो यू से ए के कॉम्प्लीमेंट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अगर किसी का यूनियन फाइंड किया जाए उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो आप सोचिए, देखिए ए सेट एंड उसका बाहर वाला टोटल तो कितने किसके बराबर आ जाएगा, फिर तो यूनिवर्सल ही बन जाएगा ना, ये भी यूज हो गया और बाहर वाला भी सब यूज हो गया तो यूनिवर्सल बन जाता है। लेकिन अगर इंटरसेक्शन किया जाएगा तो इसमें और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है, क्योंकि ये ए पार्ट है, ये बाहर वाला क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है, तो इंटरसेक्शन पे क्या रिजल्ट आता है, फाइव। और फाइव का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा, फाइव। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं बेटा सभी। तो ये प्रॉपर्टीज को अच्छे से आप नोट करके नोट्स बना के रखिए, और जब भी आपको टाइम मिले वीडियो पे आके रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है कि अगर दो सेट हैं ए और बी और उनका यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो उनका यूनियन के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, दोनों के सेपरेट कॉम्प्लीमेंटों के इंटरसेक्शन के इक्वल आएगी। ठीक है, और अगर इंटरसेक्शनों का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो दोनों के यूनियंस के किसके इक्वल आएगी, सेपरेट कॉम्प्लीमेंटों के यूनियन के इक्वल आएगी। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये इनका यहाँ पे प्रूफ भी है। तो प्रूफ में अभी आपको एक एक पर्सनल वीडियो डी मॉर्गन थ्योरम पे ही बना दूंगा प्रूफ के लिए, आप उससे समझ लीजिएगा। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक कवर हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा, इसमें हम समझेंगे कि ये क्वेश्चंस भी हैं, ये तो मैं आपको बाद में ही कराऊंगा मैराथन में। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपका सेट में जितनी बातें आपको समझनी थी एटलीस्ट वो सभी कवर हो जाएं। तो एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी में क्या होता है कि एक तो हमें डिसजॉइंट सेट क्या होता है, सबसे पहले वो समझना है कि अगर दो ए और बी दो डिसजॉइंट सेट हैं तो अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, फाइव होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दोनों के यूनियन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो वो कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो सबसे पहला केस तो ये होता है कि अगर दो डिसजॉइंट सेट हैं तो उससे हम इनसे हम क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं सेट थ्योरी की हेल्प से। तो अगर जैसे क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी अलग हो गए, हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी अलग हो गए, और कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो क्रिकेट और हॉकी खेलता है, तो उन दोनों टीम्स के नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे वो कैसे काउंट करेंगे। तो जर्नली उनमें कोई कॉमन प्लेयर नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट टीम एंड नंबर ऑफ प्लेयर इन हॉकी टीम या जो भी दूसरी टीम है। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी की ये, कि इसमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी कर देते हैं अगर वो दोनों डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, अगर वो डिसजॉइंट सेट नहीं है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, तो हमें क्या करना है कि जब सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए लीजिए नंबर ऑफ बी लीजिए। अब आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, और उन दोनों से कॉमन वाला पोर्शन एक बार रिमूव कर दीजिए। तो देखिए जब आप नंबर ऑफ ए लेंगे तो आपका ये वाला पार्ट एक बार ऑलरेडी यूज हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला। देन आप नंबर ऑफ बी लेंगे तो आपका फिर से ये यूज हो गया। तो इसमें क्या है, दो बार ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट यूज हो रहा है ना, और तुमको कितनी बार यूज करना है, केवल वन टाइम। तो आप क्या कीजिए, इसको वन टाइम इससे रिमूव कर दीजिए। तो अगर वो दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने होंगे या उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, ये पता करने के लिए अब इसमें ऐसे ही आते हैं कि कुछ प्लेयर्स हैं जो दोनों टीम्स का पार्ट हैं, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पर, ये सबसे फर्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर आप सभी को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखिए कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कैसे डिफाइंड होता है,
नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए, एंड प्लस क्या करना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये थोड़ी डिफरेंट चीजें हैं कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, प्लस बीच वाला पार्ट। अब इसमें तुमको मैंने क्या बताया था कि इसमें क्या होगा, देखिए मैं आपको अच्छे से डिफाइन करता हूँ ये सारी चीजें वेन डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पर समझिएगा, ये वाला पार्ट छोड़िएगा मत बेटा, ठीक है। और आपको अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें भी एक्सप्लेन करने के लिए मोटिवेशन मिले। तो देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी, तो केवल ये वाले एलिमेंट यूज होंगे, और नंबर ऑफ बी माइनस ए वाले एलिमेंट कौन से हैं, केवल ये वाले यूज होंगे बेटा। अब ये वाला पार्ट तो हमने यूज किया ही नहीं, तो इसलिए ये वाला पार्ट अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए यूनियन बी में है वो सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को वेन डायग्राम से समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। सेकंड है नंबर ऑफ ए कितना होगा, तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट कौन से होंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम ए माइनस बी में केवल ये वाला और ऐड कर दे, ए माइनस बी में जितने एलिमेंट है इनको काउंट करो, और ये वाले और काउंट कर लो जो दोनों के इंटरसेक्शन में है, तो इसको इसको भूल जाओ, तो हमें पता चल जाएगा कि सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो आपको इसी तरह से इन प्रॉपर्टी को देख के सामने ये वेन डायग्राम बना के रखना है, और इनके नोट्स बनाने हैं अच्छे से, जिससे आपको सेट थ्योरी पर बहुत अच्छी कमांड बन जाए। आईआईटी से लेकर सीयूटी से लेकर, और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं इसी चीज़ से, ठीक है। देखिए, एनडीए वगैरह में जहाँ भी सेट थ्योरी का यूज होगा, ये प्रॉपर्टी बेस्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो कैसे पता चलेगा, इसमें कितने एलिमेंट है ये काउंट कर लो और प्लस ये वाला पार्ट कर दो, ठीक है। समझ पा रहे हैं बेटा आप। अब सिमेट्री वाला होता है कि इसमें कॉमन वाला यूज नहीं करना है, तो कॉमन वाला कैसे रिमूव होगा, दिमाग लगाओ। पहले हमने ए माइनस बी लिया, ये वाला यूज कर दिया, फिर हमने यूनियन लिया किसका, बी माइनस ए वाले का, तो इसमें बीच वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, तो बीच वाला नहीं लेते हैं, सिमेट्री में आपको मैंने डिफाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए वाले पार्ट को छोड़कर बाहर वाला सभी पार्ट, और ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि बी वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स। तो इनका यूनियन क्या होता है, तो मैंने बताया था कि इन दोनों का डिफरेंट वाला डी मॉर्गन थ्योरम से, तो इससे तो रिजल्ट में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये इंटरसेक्शन बी, इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब उसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है। उसमें जितने एलिमेंट है वही सब कहाँ पर यूज होंगे, एन ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आप टोटल जितने भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है, उनमें से जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दीजिए, बाकी बचा हुआ पोर्शन हमारा इसके कॉम्प्लीमेंटों के, सेपरेट कॉम्प्लीमेंटों के यूनियन के इक्वल होगा, तो ठीक है। आप ये ऐसे ये दोनों तीनों थ्योरी भी आप भी इसकी हेल्प से समझेंगे। मैं आपको ये वाली थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। जब थ्री सेट्स होंगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इनके तीनों के यूनियन में कैसे फाइंड करे जाते हैं, तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो इसको याद कैसे रखते हैं, पहले तीनों एलिमेंट के सेटों, जितने भी उसमें सेट में एलिमेंट है उनको ऐड कर लो, फिर सबका इंटरसेक्शन माइनस कर दो। तो जैसे यहाँ पर करते थे, यहाँ भी क्या किया था कि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, और इन दोनों के इंटरसेक्शन को ये वाली इससे इसको जो है ना कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी, इनको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, और बाद में ऐड कर देना जो इनका एक बचा हुआ कॉमन रीजन होगा, ये वाला। तो ये वाला जो ना, जो तीनों में आएगा वो वाला इसको ऐड कर दीजिएगा जो तीनों में कॉमन है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो हमें इसमें स्टडी करना होता है। इस प्रकार हमारी ये चीज़ें हो गई, ठीक है। क्लियर बेटा। चलिए, अब इस पे हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो ये तो आपको मैं मैराथन में कराऊंगा, तो नेक्स्ट आप बने रहिए चैनल्स के साथ, ठीक है। इसमें आप चाहे तो एक आध क्वेश्चन मैं करा सकता हूँ, जैसे यहाँ पर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक ग्रुप में 100 लोग हैं, 65 लाइक करते हैं क्रिकेट को प्ले करना, 40 लाइक करते हैं टेनिस, और 55 लाइक करते हैं वॉलीबॉल। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये किसके हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया ए। अब इसमें हमें पता करना है कि हाउ मैनी लाइक प्ले द थ्री गेम्स, ऑल थ्री गेम। तो हमें इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगानी है जो सबसे लास्ट में हमने एक्सप्लेन किया था,
कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाली तो कैसे लगाई थी हमने। तो ये आपको बताना है कि नंबर ऑफ ए में कितने हैं पहले 65, नंबर ऑफ बी में कितने हैं 40, नंबर ऑफ सी में कितने हैं बेटा 55, ठीक है। अब इनमें देखिए कॉमन वाले सभी को रिमूव करना है। तो वॉलीबॉल, ठीक है। अब ऑल ऑफ देम लाइक प्ले एटलीस्ट वन थ्री गेम, ठीक है, वन ऑफ द थ्री गेम्स, सभी में सभी ऐसे हैं जो कम से कम किसी एक गेम को पसंद करते हैं। 25 लाइक करते हैं क्रिकेट और टेनिस को, तो सबसे पहले इन तीनों को ऐड करो, 25 को रिमूव करो। फिर 24 है जो टेनिस, और 22 है, तो ये तीनों पॉइंट्स तो हमें रिमूव करने हैं, ठीक है बेटा। तो इन इन तीनों को ऐड करो और इन तीनों को बाद में नीचे वाले जो तीनों वैल्यूज हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ प्लेयर्स जो तीनों गेम्स को लाइक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी है कहाँ यूज होती है, इस तरह के क्वेश्चंस में यूज होती है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, समझ में आया बेटा। चलिए अब मैं ये वीडियो यहीं पर क्लोज करता हूँ, क्योंकि ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। फिर थ्योरी पार्ट्स में हमने सभी चीज़ें कवर कर ली हैं, तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे बेटा अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम करेंगे। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हम इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।